मम्मी घर पे नहीं है। कहाँ गई मम्मी? तू रुक, मैं शीला आंटी से चाबी लेके आती हूँ। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। मम्मी का नंबर ऑफ आ रहा है। पापा को लगाओ ना दी। हाँ। एक सेकंड। हेलो। हेलो पापा। एक मिनट रुको। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट। कितनी बार समझाया है काम के टाइम पे फोन मत किया करो। सॉरी पापा। जल्दी बोलो क्या है। पापा 3 घंटे हो गए, मम्मी घर पे नहीं आई हैं और उनका फोन भी बंद आ रहा है। आ जाएगी तुम्हारी मम्मी, कहीं गई नहीं है, ठीक है? अब दोबारा काम के टाइम पे फोन मत करना। चलो फोन रखो। मीरा, एक गिलास पानी देना। भत्ता रानी, मेरी टांगें तो टूट गई। तेरी माँ किधर गई? दादी वो जब से हम स्कूल से आए मम्मी घर पे नहीं है। जा तू मेरे लिए पानी लेके आ जा। पानी। जा दादी से पूछ खाना लगा कि नहीं। रिश्ते अजीब होते हैं। जब से इंसानी दुनिया अस्तित्व में आई है तब से न जाने कितने लेखक, कवि, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक रिश्तों के रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। लेकिन हर रिश्ते की अपनी एक कहानी, हर एक का अपना सच, अपना रहस्य। जयपुर के एक परिवार के बच्चे परेशान थे। उनकी माँ जो अक्सर घर पर रहा करती थी गायब थी। लेकिन इस बात की ना तो उनके पिता को कोई परवाह थी और ना ही बच्चियों की दादी को। बच्चियां छोटी थी, वो करती भी तो क्या करती, पर आखिर में उन्होंने अपनी नानी को फोन किया। साहब, ये मेरी बेटी मनोरमा है। मेरी नातिन ने मुझे फोन करके बताया कि उसकी मम्मी दोपहर से घर नहीं लौटी। उसका फोन भी बंद आ रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई। मेरे दामाद को तो इतनी भी फिक्र नहीं है कि वो थाने में आकर रिपोर्ट भी लिखवा दे। क्यों? आपकी बेटी और आपके दामाद के बीच कोई प्रॉब्लम? मेरा दामाद उसको बहुत परेशान करता है साहब, बहुत बेइज्जती करता है उसकी। उस बुढ़िया की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? मेरी बेटियों का दिमाग खराब करती है औरत। कलमुई, मेरी बहू माँ के पेट से झूठ बोलना सीख के आई है। पर यह बात तो सच है कि आपकी बहू घर नहीं लौटी। आपने आकर शिकायत दर्ज करवाई ना इन्होंने। मैं बताता हूं सर, कहां गई है वो। हीरोइन बनने के चक्कर में भागी है और ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी भाग चुकी है, बेटियों के पैदा होने से पहले। कहां जा रही है तू? बम्बई हीरोइन बनने। कब तक ऐसे जीऊंगी? तेरी शादी हो चुकी है। तो माधुरी दीक्षित भी तो शादी के बाद काम करती है, फिर मैं क्यों नहीं? सब झूठी बातें हैं साहब, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। साहब देखिए, ये सब उसी का है। फिल्म और टीवी सीरियल का भूत सवार था उसके सर पर। अब साहब, इस उम्र में आकर कौन सी ऐसी लड़की है जो इस तरीके की पत्रिकाएं नहीं पढ़ती? और मैंने तो आज तक नहीं सुना साहब कि फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ के कोई लड़की घर से भाग गई हो। 34 साल की है साहब मेरी बेटी, 2 बच्चियों की माँ है। उसे अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है साहब। मेरी बेटी पागल थोड़ी है साहब जो ऐसे ही घर बार छोड़कर भाग जाएगी। और मान लो साहब कि उसने ऐसा करने की कोशिश की भी होगी तो वो सिर्फ इसलिए कि वो लोग उसके ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। क्यों करते हैं अत्याचार? कोई खास वजह? साहब, मेरे दामाद से उसकी खूबसूरती बर्दाश्त नहीं होती। साहब, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी बेटी घर आई थी। दूसरी बार पेट से थी वो। मैं क्या करूं माँ, कुछ समझ नहीं आता। प्यार जरा भी नहीं है। दोनों माँ बेटे हर वक्त मुझे सताते हैं। अब तो मारने भी लगे हैं। मेरी हर बात पे नुक्स निकालते हैं माँ। जब वो तुझे इतना मारता है तो फिर तू दोबारा पेट से क्यों? मैं क्या करती माँ, मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं। मेरी तबीयत ठीक हो या ना हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हो गई अरे पत्नी है वो, पति को सुख देना उसकी जिम्मेदारी है। सर, बलात्कारी तो है ऐसा शारीरिक संबंध। देख लीजिए सब।
माँ की ऐसी सोच तो बेटी कैसी होगी? दिन भर टीवी 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 के सामने बैठे रहते हैं, कभी ये पिक्चर कभी वो पिक्चर। साहब मैं आपको बताती हूँ, एक दिन हमारे शहर में शूटिंग चल रही थी और ये महारानी घर का सारा काम धाम छोड़कर चली गई शूटिंग देखने। तो शूटिंग ही तो देखने के लिए गई थी। अरे गुनाह करते समझते क्या आपने? आप लोगों की तू मैं में कोई दिलचस्पी नहीं है हमारी। हमारा काम हम पे छोड़ दीजिए। लता लेके जाओ इन्हें। चलो उठो, चलो चलो। सर ये बात तो साफ है कि मनोरमा की ना अपने पति से बनती है ना सास से। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ बेटे ने मिलकर ही कुछ किया हो और फिर भागने की कहानी बना रहे हैं। अंकल, मम्मी हमें छोड़ के कभी नहीं जा सकती हैं। बेटा आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? अंकल, क्योंकि वो दुनिया की बेस्ट मम्मा है। अच्छा, तो अब आप बच्चों की बात पे भरोसा करेंगे? इतना दिमाग होता ही नहीं? अपनी माँ की नौटंकी को समझ पाने की समझ होती है इनमें? साहब वो कलमुई पिक्चर की इतनी दीवानी अपने बच्चों का नाम करिश्मा करीना रखने वाली थी। देखिए साहब मैं तो कहती हूँ आप अपने कुछ लोगों को मुंबई भेज दो, देखना वही पड़ी मिलेगी हीरोइन बनने के चक्कर में। हाँ सर मनोरमा अपने साथ एक भी कपड़ा लेकर नहीं गई, उसकी अलमारी से पर्स मिला। ये घर खर्चे के लिए पैसे हैं, मैं देता था उसको। अजीब बात नहीं है, आपकी बीवी मनोरमा घर छोड़ के गई और पैसे नहीं लेके गई। लगता है आप दोनों कुछ छुपा रहे हैं हमसे, लेकिन हमें सच पता करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। नींद नहीं आ रही, माँ की याद आ रही है। दीदी, क्या पापा ने सच में कुछ किया होगा मम्मी को? अरे मनोरमा की सास तो झूठ बोल रही है सर। मनोरमा तो अपनी बेटियों को कलेजे से लगा के रखती थी। मनोरमा अगर अपनी बेटियों के लिए कुछ करती तो उसका पति हमेशा लड़ने को तैयार। सर मनोरमा के पड़ोसियों की बातों से ये तो साफ है कि सतीश बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है। पति पत्नी में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। लेकिन भरत, इस वजह से मनोरमा घर छोड़कर नहीं जा सकती। लोगों का मानना है कि वो अपनी बच्चियों मीरा और माला से बहुत प्यार करती थी। उन बच्चियों को छोड़कर वो कैसे जा सकती है? सर मनोरमा के कॉल डिटेल्स आ गए। मैंने चेक किया, मनोरमा के कॉल रिकॉर्ड्स में किसी भी अननोन नंबर पे कोई कॉल नहीं है पिछले 2-3 हफ्ते में। अगर मनोरमा हीरोइन बनने गई है तो उसने मुंबई में किसी न किसी से तो कांटेक्ट किया होता है। उसके फोन रिकॉर्ड्स में मुंबई का कोई नंबर नहीं है। नहीं सर। भरत, ये मनोरमा के फोन की लास्ट लोकेशन क्या है? सर 2 मार्च को दोपहर 1 बजे फोन ऑफ हुआ। तब फोन की लोकेशन थी शिवनगर। सर यहीं पर तो सतीश का ऑफिस है। बोल, सच सच बोलो। अरे साहब, आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? मैंने कितनी बार कहा कि 2 तारीख को ऑफिस जाने से पहले आखिरी बार मैं अपनी बीवी से मिला। उसके बाद ना मेरी उससे कोई फोन पे बात हुई और ना ही मैं उससे मिला हूं। तो फिर मनोरमा के फोन की लास्ट लोकेशन तेरे ऑफिस के पास कैसे थी? साहब उस एरिया में सिर्फ मेरा ही ऑफिस थोड़ी है, कहीं होगी किसी से मिलने। तुम और तुम्हारा बेटा क्या कांड किया है तुम दोनों ने मिलकर? नहीं बता दो वरना इधर तुम पिटोगी और उधर वो। माता रानी की कसम साहब, वो कहाँ भाग गई कल में हमें नहीं पता साहब। घर में थी तभी मुसीबत और भाग गई तो भी आफत। पता नहीं साहब हमें सब। तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि मनोरमा भाग गई? ना वो पैसे लेके गई, ना वो कपड़े लेके गई, ना किसी ने उसको बस स्टैंड पे देखा, ना ही रेलवे स्टेशन पे देखा और ना ही उसने कोई टैक्सी हायर की। वो चालाक औरत है, पूरी प्लानिंग के साथ भागी है वो। हमें तो सारी प्लानिंग तेरी लगती है। हो सकता है तूने उसे ऑफिस में बुलाया और वहीं से उसे गायब कर दिया हो। सैनी सर, इसकी तब तक खातिरदारी करो जब तक ये सच ना बोले। सर। अरे साहब यकीन करो हमारा। अरे ये सतीश और सरस्वती के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। पता करो पिछले 1 महीने में इन्होंने किस किस से बातें की। मुझे नहीं लगता ये सिर्फ एक मिसिंग केस है, जरूर इसके पीछे कोई साजिश है। एक तरफ पुलिस को शक होने लगा था कि जो नजर आ रहा है इस केस में सच उतना ही नहीं है। सच की बहुत सी परतें अभी खुलनी बाकी थी। बहुत सारे राज छिपे थे मनोरमा के गायब होने में।
मनोरमा और उसके पति का रिश्ता एक ऐसी अनबुझ पहेली बन चुका था जिसे पुलिस सुलझा ही नहीं पा रही थी। सर, ये रही मनोरमा की सास सरस्वती और पति सतीश के फोन की लोकेशन डिटेल्स। तीनों का फोन 2 मार्च को दोपहर 1 से 2 बजे के बीच सतीश के ऑफिस के आसपास ही था। उसके बाद 2 बजे मनोरमा का फोन ऑफ हुआ और उसके बाद में सरस्वती और सतीश के फोन की लोकेशन शिवनगर से जनता नगर की तरफ शिफ्ट हुई। भरत, कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने मनोरमा को सतीश के ऑफिस में बुलाकर उसके साथ कुछ किया हो और फिर उसकी लाश को जनता नगर के पास कहीं छुपा दिया हो? हेलो, क्या? ठीक है, हम आते हैं। सर, सरस्वती का फोन था। मीरा और माला दोनों गायब हैं। साहब, स्कूल 1 बजे छूटता है, दोनों 1:30 बजे तक घर आ जाती है। अब 4 बज गए, मैं स्कूल होकर भी आई, चौकीदार बोला कि वो दोनों 1:15 बजे वहां से निकली है। सर, निर्माण नगर थाने से ये फैक्स आया है, वहाँ पे सतीश और सरस्वती के खिलाफ प्रॉपर्टी की जालसाजी का केस दर्ज हुआ है और वारंट भी इशू हुआ है। सर, यही वो आदमी जो अपने गुंडे लेकर आया और हमारा सामान बाहर फेंकने लगा। मार करो सबको, फ्लैट्स पे कब्जा करके बैठे। निकालो, जल्दी भगाओ। देखो, अगर तुमने अपने आदमियों को नहीं रोका ना तो हम लोग पुलिस के पास जाएंगे। चोर पुलिस को बुलाने की बात कर रहे हैं? तुझे थाने चलना है ना? हाँ, वो रही मेरी गाड़ी, चला। हाँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं साहब। ये सभी फ्लैट्स मेरे नाम से रजिस्टर्ड है। मैं दुबई में रहता हूँ। यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए 4 फ्लैट्स मैंने खरीद लिए थे और ये लोग उसमें घुसकर बैठे। हम लोग का चोर हैं। खून पसीने की कमाई से खरीदे हमने वो फ्लैट। देखिए, शांत हो जाइए। देखिए, रजिस्ट्रार ऑफिस से प्रॉपर्टी के कागजात मंगाए हैं और इनके हिसाब से चारों फ्लैट्स मिस्टर मलिक ने बिल्डर से खरीदे थे। और आप जो दस्तावेज दिखा रहे हैं सब फर्जी हैं। इनको कभी रजिस्ट्रार ऑफिस में दर्ज ही नहीं करवाया गया। ऐसा कैसे हो सकता है साहब? देखिए, बहस करने का कोई फायदा नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में टिक नहीं पाएंगे। आपको मिस्टर मलिक की प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी। हे भगवान, शनि का फेरा पड़ गया क्या? और एक मुसीबत। सब कौन सा फ्लैट? हमने किसी को धोखे से फ्लैट नहीं बेचा है। सतीश, तुम प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हो ना? और गायत्री हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट बेचने का काम भी तुम करते थे। हाँ साहब, करता हूँ, लेकिन हमने धोखे से किसी को फ्लैट नहीं बेचा है। देखिए साहब, मेरा बेटा 12 साल से इस लाइन में काम करता है। आज तक किसी ने उंगली तक नहीं उठाई इसकी तरफ। ये सब उस कन्वोई का काम है। हाँ, इल्जाम लगा रहे हैं साहब वो मेरी बेटी पर। चौका चूल्हे से बाहर तो उसे कभी निकलने नहीं दिया। वो प्रॉपर्टी के इस कारोबार को कहाँ समझेगी? अगर जालसाजी आपकी बहू ने की है तो डॉक्यूमेंट्स पर आप दोनों के साइन क्यों है? ये सब उसने धोखाधड़ी से किया है। 2 मार्च को 1 से 2 बजे के बीच मनोरमा के फोन की लास्ट लोकेशन थी सतीश के ऑफिस का एरिया। उसी दौरान सतीश और उसकी मां सरस्वती भी वहीं थे, जिसके बाद दोनों मां बेटे जनता नगर गए। और सर, उससे ठीक 1 दिन पहले यानी 1 मार्च को सतीश और उसकी मां के नाम से मिस्टर मलिक के फ्लैट्स 4 अलग अलग फैमिलीज को बेचे गए, फर्जी कागजात बनाकर। सर, 2 मार्च को मनोरमा गायब हुई और 15 मार्च को बेटियां। कहीं ऐसा तो नहीं 1 मार्च को सतीश ने जो फ्रॉड किया था उसकी भनक मनोरमा को लग गई हो और अगले ही दिन 2 मार्च को मनोरमा ने सतीश के ऑफिस जाकर सतीश और उसकी मां सरस्वती से बहस की हो, जिसके बाद पकड़े जाने के डर से सतीश और उसकी मां सरस्वती ने मनोरमा के साथ कुछ कर दिया हो। उसके बाद में दोनों बेटियों को मालूम हो गया हो कि उनकी मां के साथ में क्या हुआ, तो उन्होंने दोनों बेटियों को गायब कर दिया। लेकिन सर, सतीश और सरस्वती तो इस बात से ही इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने किसी के साथ में धोखाधड़ी की है। एक तरीका है हमारे पास ये पता करने का कि फ्लैट्स बेचे किसने। चलो। अरे साहब, रोज रोज क्यों पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं? कितनी बार कहूं, हमने कुछ नहीं किया है साहब। यही है वो दोनों? नहीं साहब, हमें तो एक ही आदमी मिला था जिसने अपना नाम सतीश बताया था। इस लड़की को कभी देखा था उसके साथ? नहीं साहब। उस आदमी का चेहरा तो याद होगा जिसने तुम्हें धोखा दिया? हाँ साहब। उसका स्केच बनवा सकते हो? हाँ साहब, बनवा सकते हैं। नानी, कहाँ चली गई थी तुम दोनों? हाँ, नानी, वो हम मम्मी को ढूंढने चले गए थे। पापा और दादी ने मम्मी का सामान बाहर फेंक दिया था और दादी कह रही थी कि
वो हमारे लिए नई मम्मी लाएंगी? नई मम्मी? बेटा आप लोगों ने देखा है नई मम्मी को? नहीं अंकल। ठीक है श्यामा जी, बच्चों को आप ले जा सकती हैं। ये दूसरी मम्मी का नया ही एंगल सामने आया। पता करो ये बात गुस्से में कही गई थी या बाकी इन लोगों की कोई प्लानिंग थी। और सतीश और सरस्वती के फोन रिकॉर्ड्स और फोन की लास्ट लोकेशन दोबारा से चेक करो, हो सकता है हमारी नजर से कुछ चूक गया हो। यही है वो जो आपके बेटे के लिए दूसरी बीवी लाने वाले थे, आप दोनों जिनसे 2 मार्च को जनता नगर मिलने गए थे। साहब वो कलमुई किसी काम की नहीं थी। हम तो सोचा बेटे की दूसरी शादी कर दूं। तो आपने अब तक ये बात छुपाई क्यों थी? और क्या करते साहब, शुरू से हम दोनों पर आप शक कर रहे थे और हमें क्या पता वो कलमुई उसी दिन गायब होगी। इस बारे में मनोरमा जानती थी? नहीं। देखिए साहब, मैं अपने बेटे का सुख देखना चाहती हूँ, बस, और कुछ नहीं। और सतीश तुम भी दूसरी शादी करना चाहते थे? सर पहले ऐसा नहीं था, मैं मनोरमा से प्यार करता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि उसका दिल इस शादी में है ही नहीं। घर से भागने की भी कोशिश कर चुकी थी वो। सर हीरोइन बनने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। घर को उसने ब्यूटी पार्लर बना रखा था, घंटों भर आईने के सामने मेकअप करती रहती थी, दिन भर बैठकर टीवी पर सीरियल्स और फिल्में देखा करती थी और मोहल्ले की सारी औरतों के साथ दिन भर गप्पे मारती रहती। कौन सी हीरोइन किसके साथ भाग गई, किसकी बेटी की शादी किसके साथ हो रही है। सर उसे कोई फिक्र नहीं थी, न बेटियों की, न घर की, न मेरी माँ की और न ही मेरी। जिस दिन से इस केस की तहकीकात शुरू हुई थी उसी दिन से पुलिस के शक के दायरे में मनोरमा का पति और उसकी सास थे, लेकिन वो दोनों पहले ही दिन से अड़े हुए थे कि उन्होंने मनोरमा के साथ कुछ नहीं किया। उनका यही कहना था कि वो भाग गई है हीरोइन बनने के लिए, और साथ ही प्रॉपर्टी की जालसाजी वाले केस से भी उनका कोई लेना देना नहीं था। दोनों अब जमानत पर रिहा थे, लेकिन मनोरमा के बारे में पुलिस को ना तो कोई सबूत मिला था और ना ही ऐसी कोई खबर मिली हो कि वो शहर से बाहर गई है। आखिर वो थी कहां? पुलिस अब तक जैसे अंधी गली में घूम रही थी, और तभी उन्हें प्रॉपर्टी फ्रॉड केस में एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। सर जिस आदमी ने फ्रॉड किया था उसका स्केच। सर इसका नाम नरपत है, ये सतीश के ऑफिस में ही काम किया करता था, उसका असिस्टेंट था। 1.5 महीने पहले इसने नौकरी छोड़ दी अपना काम शुरू करने के लिए, लेकिन इसके कॉल रिकॉर्ड से एक बात और सामने आई है। क्या? ये देखिए सर, 4 फरवरी से 1 मार्च के बीच में इसने सतीश के घर लैंडलाइन पर कई कॉल किए हैं, ज्यादातर कॉल्स दिन में किए गए। तुमने कहा 4 फरवरी से 1 मार्च तक सतीश के घर लैंडलाइन पे फोन करता रहा है और 2 मार्च को ही मनोरमा गायब हुई। कहीं ऐसा तो नहीं नरपत और मनोरमा दोनों मिले हुए थे? गौरव तुम इस नरपत के बारे में पता करो, तब तक हम सरस्वती और सतीश से नरपत के बारे में बात करते हैं। सर क्या नरपत हमारे घर पे फोन करता था? वही तो हम भी जानना चाहते हैं। कलमुई कमीनी नौकर के साथ लाइन में टक्का और हमें फंसा कर भाग गई। कुछ भी बकवास मत करो माँ। देखिए सर, ये सच है कि हम दोनों उसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर कुछ भी इल्जाम लगाएं, कीचड़ उछालें। खूबसूरत थी वो, हजारों लोग उस पर जान छिड़कते थे, इसमें उसका क्या कसूर? इतने साल हमारी शादी चल सकी इसलिए भी क्योंकि उसने अपने पास किसी को फटकने भी नहीं दिया। सर नरपत का ट्रेल मिल गया है सर। चूंकि मनोरमा ट्रेन, बस या टैक्सी से कहीं नहीं गई थी, इसलिए मैंने आसपास के सारे टोल नाकों की सीसीटीवी फुटेज चेक किए। और ये देखिए सर, 2 मार्च को करीब 2:30 बजे नेशनल हाईवे 12 पर नरपत के साथ ये औरत थी। कहां तक ट्रेल कर पाए इसको? सर कार किराए पर ली थी जिसमें जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था, जिससे उनका रूट ट्रेस हो गया। उस रात ये मोहाना के एक होटल में रुके थे और अगले दिन यानी 3 मार्च को इन्होंने रेलवे स्टेशन के पास एक पॉइंट पर गाड़ी छोड़ दी। इसके बाद पता नहीं चल पाया सर। अब या तो इससे आगे ये दोनों कार बदलकर चले गए या ट्रेन से कहीं चले गए। अब आगे की कड़ियां हमें मोहाना जाकर ही मिलेंगी। हाँ सर, ये दोनों आए थे यहाँ पर। रुकिए मैं 1 मिनट आपको बताती हूँ। सर ये 2 मार्च की रात को यहाँ पर आए थे। यहाँ से कहाँ गए कुछ पता है आपको? नो सर। हाँ भरत बोलो। सर कार मिल गई है, रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ी है।
कुछ पता चला ट्रेन से वो कहाँ गए? सर वो लोग ट्रेन से तो कहीं नहीं गए, क्योंकि ना तो सीसीटीवी फुटेज में नजर आए और ना ही उन्होंने कोई टिकट खरीदे। ठीक है। यहाँ से सर 2 किलोमीटर दूर पटरी पर सर वहाँ एक लाश मिली है। न जाने कैसी पत्थर दिल माँ मिली है इन्हें, छोड़कर भाग गई। रूप की रानी समझती थी खुद को, उसको बच्चों की क्या परवाह। क्या कह रही हैं? हैं? बच्चियों को क्या सुना रही हैं? आप लोग भी किसी बच्चे की माँ है। इन बातों से बच्चों पर क्या असर पड़ता है पता है आपको? चलो बेटा, इन लोगों की बातों का बुरा नहीं मानते। इन लोगों को दूसरों को दुख तकलीफ में देखकर बहुत खुशी मिलती है। तुम लोग अपनी पढ़ाई करो बस, ठीक है? चल। लाश तो सड़ चुकी है, करीब 2 हफ्ते पुरानी लगती है। मनोरमा भी यहीं थी नरपत के साथ इसी दौरान, कहीं उसी की बॉडी तो नहीं? सर, ये मनोरमा है, ये साड़ी और गहने उसी के हैं। बॉडी सड़ चुकी है, पक्का ये मनोरमा ही है? शादी के बाद 12 साल साथ में गुजारे, आंखें इतना धोखा नहीं करेंगी, ये मनोरमा ही है सर। आइए। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मनोरमा ने सुसाइड किया हो सकता है। यह भी हो सकता है कि नरपत ने इसके साथ मिलकर फ्रॉड तो कर लिया, बाद में इसे मारकर सारा माल हड़प लिया हो। लेकिन सवाल यह है कि नरपत मोहाना के बाद गया कहाँ? एक काम करो, मोहाना के आसपास जहां जहां भी गाड़ियां किराए पे मिलती हैं वहां वहां पता करो। सर माला, तू उदास मत हो। मुझे लगता है कि हमारी मम्मी जिंदा है, वो वापस आ जाएंगी। सच में दीदी? हाँ। आओ, आ जाओ। सर ये मुनीराम है, मोहाना से। इसका कहना है कि जो लाश हमें मिली थी वो इसकी बीवी की है। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? सतीश ने शिनाख्त की है? आप मोहाना थाने फोन लगा के पूछो साहब। मेरे पत्नी के गायब होने की रपट मैंने लिखाई थी, मैंने उनको फोटो दिखाया तो उन्होंने बताया कि एक ऐसी ही लाश मिली थी। बस सर आप उसको लेके जयपुर आ गए सर। ये देखिए फोटो सर। वही गहने, वही साड़ी? यही मेरी कमला है साहब, यही साड़ी पहनकर घर से गई थी साहब। और डॉक्टर साहब बोले कि अब मां नहीं बन सकती, तो निराश थी और एक दिन घर छोड़कर चली गई साहब। तो फिर सतीश ने शिनाख्त क्यों की? ऑटोप्सी से यह बात कंफर्म हो गई है कि जो लाश हमें मिली थी वो कभी मां नहीं बनी थी, यानी कि वो लाश मनोरमा की हो ही नहीं सकती। तो फिर तूने शिनाख्त झूठी क्यों की? क्योंकि मैं चाहता था कि पुलिस इस केस को बंद कर दे और मेरा पीछा छूटे। जब से वो घर से भाग कर गई है, थाने के चक्कर काट काट के मेरा जीना मुहाल हो गया है। और मोहल्ले में बदनामी जो हो रही है सो अलग। नानी, आप यहाँ? मैं तुम दोनों को घर ले जाने आई हूँ। अब से तुम उन गंदे लोगों के साथ नहीं रहोगी। नानी, हम नहीं चल सकते। मम्मी लौट के पापा के घर ही आएंगी ना? अच्छा हुआ आप हमें यहाँ मिल गई। हमें मीरा और माला की स्कूल टीचर ने यहाँ बुलाया। क्यों? आज बहुत अजीब बात हुई, इसलिए आप लोगों को बुलाना पड़ा। मीरा और माला को अक्सर बच्चे परेशान करते हैं और हम उन्हें रोकते हैं, लेकिन आज मीरा ने कहा कि उनकी माँ मरी नहीं है, जिंदा है और वो सबको सबक सिखाने वापस आएगी। ऐसा ही इसने मुझे भी कहा था साहब। मीरा बेटा, आपने ऐसा क्यों कहा कि आपकी मम्मी वापस आने वाली है? क्योंकि वो मरी नहीं है, मैंने उनको टीवी पे देखा था। टीवी पर? कब? सर मीरा की बात बिल्कुल सही थी, ये देखिए। यानी सतीश और उसकी माँ सही थे। सर ये मुंबई पहुंच गई और एक्टिंग भी करने लगी। और हाँ सर, जब मैंने मुंबई पुलिस को इसकी डिटेल्स भेजी तो पता चला कि वहाँ एक एक्टर की बीवी ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की। कैसी शिकायत? ये उस एक्टर का पीछा किया करती थी, उसको तंग किया करती थी। यहाँ हम पागलों की तरह केस के अलग अलग एंगल से जूझ रहे हैं,
और वहां मैडम मनोरमा हीरोइन बन चुकी हैं। भरत, तुम और गौरव फौरन मुंबई जाओ, जितनी जल्दी हो सके इस मनोरमा को ट्रेस करो। सर। अरे भाई साहब ठीक है, आपको लगी तो नहीं ना बिल्कुल भी? हाँ मैंने ही करवाई थी एफआईआर। 3 हफ्ते हो गए हैं, जीना हराम कर दिया उस औरत ने मेरे पति का। शी इज एन ऑब्सेस्ड फैन, पागलों की तरह पीछा करती रहती है, शूटिंग पे, शॉपिंग मॉल में। अब तो हद हो गई है, घर के बाहर भी खड़ी रहने लगी है, बार बार मानव से मिलने की कोशिश करती रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं इसका एक एंगल और है जिसके बारे में आपकी पत्नी नहीं जानती? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि इस फैन को हवा आप ही ने दी है? होता है ना ऐसा भी, आखिर एक्टर हो। सर, फैंस की कोई कमी नहीं है, आई एम टेलिंग यू। लेकिन एक पागल और बेवकूफ औरत के पीछे क्या मैं अपना करियर खराब करूंगा? मनोरमा का घर चेक किया, वो यहाँ कई दिन से नहीं आई और नहीं उसके घर से हमें कुछ खास हाथ लगा है। मुझे एक और स्टोरी पता चली है मनोरमा के बारे में। मनोरमा और वो एक्टर मानव भी मिला करते हैं, ब्रेक में वैनिटी वैन में और आसपास की एक कॉफी शॉप में। असल जिंदगी में भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है मानव। कुछ महीने पहले हुई थी मुलाकात उससे, जब मेरा जयपुर में शूट था, उसी दौरान वो कहने लगी कि उसे एक्टर बनना है और मैंने भी डींगे हाँकते हुए उससे ये कह दिया कि आ जाओ मुंबई, इंडस्ट्री में मेरी जान पहचान है तो मैं रोल दिलवा दूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो सचमुच मुंबई आ टपकेगी। वो मुझे कहने लगी कि रोल दिलवाने के लिए वो मुझे पैसे भी देगी और उसने मुझे ये कहा कि उसके बाद बहुत सारा पैसा है। पापा, कोई ना हमारा पीछा कर रहा है। अरे नहीं बेटा, कोई पीछा नहीं कर रहा है, ये वहम है। मुझे भी ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, देखा तो कोई नहीं था। डरो मत। क्या ये दोनों 3 मार्च को आपके यहाँ गाड़ी किराए पे लेने के लिए आए थे? हाँ सर, आए थे और एक गाड़ी किराए पर ली थी। आपकी गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है? हाँ सर, बिल्कुल। मुझे उस गाड़ी के पूरे सफर का ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए। भरत ने कहा था कि मनोरमा के पास मुंबई में काफी पैसा है। दोनों नरपत और मनोरमा यहाँ से एक साथ निकले। हो सकता है ये फ्रॉड दोनों ने मिलकर किया हो। मनोरमा ने एक बैंक अकाउंट खोला, टीवी शो के पेमेंट का चेक और 30 लाख रुपए एक साथ जमा करा, लेकिन अगले ही दिन 2 लाख रुपए विड्रॉ कर ली। और उसी दिन उसकी मानव से फोन पर 6-7 बार बात हुई। फिर दोनों गोरेगांव के एक रेस्टोरेंट में मिले शाम के 4 बजे। 4 बजे के बाद दोनों की फोन लोकेशन एक ही थी और ये उसी रेस्टोरेंट का बिल है। 2 लोगों के ड्रिंक्स और खाने का ऑर्डर था। ये करीब 4 हफ्ते पहले की बात। मानव और मनोरमा के बीच कुछ तो चल रहा है, लेकिन ये मनोरमा है कहाँ? मानव, अब हमें तुझको एक्टिंग सिखानी पड़े इसके लिए मजबूर मत कर। मनोरमा से किस बात के पैसे लिए थे तूने? मनोरमा से पैसे? एक्टिंग नहीं, सच, सिर्फ सच। 10 मार्च को तू कहाँ गया था, क्या खाया, क्या पिया, सबका प्रूफ है हमारे पास। अब सच यहाँ बताएगा या थाने में? मैंने उससे पैसे लिए थे उसको काम दिलवाने के लिए और 1-2 छोटे मोटे काम भी दिलवाए, लेकिन उसके सपने बड़े थे। लीड रोल करना चाहती थी। झूठ बोलना बंद कर। तू जयपुर से उसके साथ इस फ्रॉड में शामिल है। कौन से फ्रॉड की बात कर रहे हैं आप? इसे देखा है कभी मनोरमा के साथ? नहीं सर, मैंने इसे कभी नहीं देखा। यही है वो गाड़ी जो नरपत ने रीजेंट कार वाले से किराए पे ली थी। नंबर भी वही है। ये आदमी यहाँ रुका हुआ? हाँ जी सर, रुका हुआ है। कौन सा नंबर कमरा में? ये 105 में रुके हुए हैं सर। इसकी डुप्लीकेट चाबी दो हमें। अब और पिटेगा या बोलेगा? मनोरमा पर दिल आ गया था साहब,
उसे जब पहली बार देखा तब से ही साहब न मेरी हिम्मत थी न मेरी औकात थी। एक दिन मनोरमा खुद मेरे पास आकर बोली कि उसके पास पैसा कमाने का एक आइडिया है। वो जानती थी साहब मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, और मैं भी साहब इतना तो जानता ही था कि वो हीरोइन बनना चाहती है। तो ये सारा प्लान मनोरमा का था? मनोरमा इतना तो जानती थी कि कुछ फ्लैट ऑनर्स यहाँ पर पैसा लगाते हैं फ्लैट्स के अंदर, लेकिन रहते वो विदेश में ही हैं। तो साहब हम दोनों ने मिलकर ही पूरा प्लान बनाया। मनोरमा का मेन काम था फ्लैट्स के डॉक्यूमेंट्स पर सतीश और उसकी माँ के सिग्नेचर कराना, और साहब मेरा काम था सतीश बनकर उन चारों फैमिलीज को बेवकूफ़ बनाकर घर बेचना। पैसे लेकर हम दोनों शहर छोड़कर जाने वाले थे। तभी मैंने उसे कहा कि ट्रेन या बस से जाएंगे तो पुलिस हमें कभी भी पकड़ सकती है, इसलिए हम किराए की कार से जाएंगे। और उसके बाद तुम दोनों मोहाना के एक होटल में रुके? हाँ साहब, रात दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छे से बिताई, और अगले ही दिन साहब मैंने उसके हिस्से का पैसा देकर उसे किराए की कार से मुंबई भेज दिया। यानी तेरे कहने का मतलब है कि मनोरमा ने अपनी मर्जी से वो रात तेरे साथ बिताई? हाँ साहब। उसके बाद कभी मनोरमा को तूने फोन किया? नहीं साहब। सतीश ने यह बात पूरे विश्वास के साथ कही थी कि मनोरमा दूसरे मर्दों को अपने पास पटकने तक नहीं देती थी। तो फिर मनोरमा नरपत के साथ उस रात राजी कैसे हो गई, या फिर नरपत के साथ मिलकर अपने पति और सास को फंसाने के लिए मान कैसे गई? सर, मुंबई से भरत सर ने भी यही जानकारी दी। मनोरमा ने मानव को पैसे दिए, लेकिन उनके बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। हेलो, क्या? ठीक है, आप वहीं रुकिए, हम पहुंचते हैं। सतीश की माँ का फोन था। सतीश गायब है। आपने सतीश को आखिरी बार कब देखा था? सुबह नाश्ता करके ऑफिस जा रहा था, बोला 1 बजे खाने पर आ जाऊंगा। वो 1 बजे आया ही नहीं, इसलिए मैंने 2 बजे उसे मोबाइल पे फोन लगाया। मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मैंने ऑफिस में फोन लगाया तो पता चला वो ऑफिस गया ही नहीं। सैनी, सतीश की कॉल डिटेल्स और उसके फोन की लास्ट लोकेशन पता करो जल्दी। सर। मनोरमा को जयपुर ट्रेन में चढ़ते हुए देखा गया है। लेकिन वो जयपुर लौटेगी क्यों? ये औरत कब क्या करती है, क्यों करती है, ये तो तभी समझ में आएगा जब एक बार वो हमारे हाथ लगेगी। क्या किसी पे शक है आपको? 2-4 दिन से सतीश का कोई पीछा कर रहा था, ऐसा उसको शक था साहब। सैनी, पता करो क्या किसी ने इनके घर के आसपास किसी अनजान आदमी को देखा है क्या? सर। मेरा बेटा। सर, ये इन्फॉर्मेशन तो पक्की है। मनोरमा जयपुर ट्रेन से निकली थी। मनोरमा के जयपुर आने की खबर और सतीश के लाश मिलने की खबर दोनों एक साथ ही आई हैं। और सर, वो ऐसा क्यों करेगी? इतनी मुश्किल से तो यहाँ से भागी थी, वापस आई भी तो क्यों? अगर मनोरमा जयपुर में है तो इसने अपने बच्चों से या फिर अपने पति से कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर की होगी। ये सतीश के कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा से चेक करो। सर, सर, मैंने सतीश के कॉल रिकॉर्ड चेक किए सर। वो पिछले 2 दिनों से मुंबई लोकेशन के एक नंबर से कांटेक्ट में था, और मरने से कुछ घंटे पहले भी उसकी उसी नंबर पे बात हुई थी, और फोन की लोकेशन जवाहरनगर के एक होटल की है। कम ऑन, लेट्स मूव। जरा चेक करके बताइए, इस नंबर का गेस्ट कोई आपके यहाँ ठहरा हुआ? जी सर। जी सर, रूम नंबर 101। हाँ सर, मैंने और नरपत ने मिलकर ही जालसाजी की थी। मैं हीरोइन बनना चाहती थी सर, और मुंबई जाने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। नरपत ने कहा वो मेरी मदद करेगा। मैंने उस पर भरोसा किया सर, और इसलिए उसके साथ चली गई। रास्ते में हम मोहाना के एक होटल में रुके। पैसे देना तो दूर, उसने मेरे साथ जबरदस्ती। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ तो फिर घर वापस क्यों नहीं गई तुम? किस मुंह से लौटती सर? माँ के पास भी नहीं जा सकती थी। नरपत चाहता था मैं उसके साथ रहूं, लेकिन मैं मौका पाते ही सारे पैसे लेकर मुंबई भाग गई सर। वहां कुछ दिन स्ट्रगल करने के बाद
मुझे एक सीरियल में एक रोल भी मिल गया। तो फिर तुम अब जयपुर वापस क्यों आई? सर, मैं अपनी बच्चियों के बिना नहीं रह सकती। मैंने सोचा मैं अपनी बच्चियों को अपने पास मुंबई ले आती हूँ, इसलिए जयपुर आई। यहाँ आकर मैंने सतीश को फ़ोन किया। मैंने उसे कहा कि मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी, उससे कोई पैसों की डिमांड भी नहीं करूंगी, बस वो मेरी बच्चियां मुझे दे दे। मुझे पता था सर, मेरी सास मेरे पति के लिए वैसे भी दूसरी बीवी ढूंढ रही थी, पर सतीश ने मना कर दिया। उसने मुझे धमकी दी कि मैं अपनी बेटियों के पास भी ना दिखूं। उसने मुझे कहा चाहे कुछ भी हो जाए, वो मीरा और माला को मुझे नहीं देगा। इस बात पे हमारा बहुत झगड़ा हुआ सर। और इसी झगड़े की वजह से तुमने सतीश का कत्ल कर दिया? नहीं सर, नहीं, मैंने सतीश को नहीं मारा। सर, हमने मनोरमा का कमरा और पूरा सामान चेक किया, लेकिन मर्डर वेपन नहीं मिला। सर, ये उस्मान है, तीरथ नगर में ऑटो चलाता है। इसने बताया कि इसके ऑटो में कुछ दिन पहले एक आदमी बैठा था जिसने सतीश का पीछा किया था। चेहरा याद है तुम्हें उस आदमी का? हाँ जी साहब, याद है। सर, ये तो नागेंद्र है जिसके साथ फ्लैट खरीदने में धोखाधड़ी हुई। देखो इसे जरा। अरे कहाँ मुझसे चले आ रहे? अभी पता चल जाएगा। सर, इनके बैकयार्ड से मिला। जिंदगी भर की कमाई वो फ्लैट खरीदने में गई। सरकारी नौकरी में हूं, आप खुद ही सोच लें कितना कमाता हूं, कितना बचाता हूं। सोचा था बाकी की जिंदगी बड़े आराम से अपने घर में बिताऊंगा। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा होगा। लेकिन तुम्हें तो ये बात अच्छी तरह से पता थी कि सतीश ने तुम लोगों के साथ कोई धोखा नहीं किया। मैं नहीं मान सकता साहब, कोई नौकर इतना बड़ा फ्रॉड अपने मालिक की पत्नी के साथ मिलकर। हमारे डॉक्यूमेंट्स पर सतीश का ही साइन थे। अपना बदला पूरा करने के लिए एक निर्दोष आदमी की जान ले ली। अपने परिवार को बचाने के लिए एक इंसान का पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। यह भी नहीं सोचा कि कैसे जिएंगी उसकी दोनों बच्चियां बिना बाप के। मनोरमा खूबसूरत थी, टैलेंट भी होगा उसमें। वो एक्टिंग करना चाहती थी, स्टार बनना चाहती थी, लेकिन उसके पति ने उसकी ख्वाहिशों को समझा ही नहीं। वो एक ऐसे रिश्ते में बंध गई जिसमें प्यार भी नहीं था। उसकी नजर में सिर्फ घुटन ही थी उसकी जिंदगी। पर इस कैद से छुटकारा पाने के लिए उसने जो रास्ता चुना वो गुनाह का था। इसमें ना सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद हुई, बल्कि उसके पति की जान भी चली गई और उसकी दोनों बेटियों के सर से बाप का साया भी उठ गया। कौन सही था कौन गलत था ये कहना मुश्किल है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि हर इंसानी रिश्ता एक रहस्य है, एक पहेली। और आज तक ना तो कोई ऐसी किताब बनी है और ना ही कोई ऐसा शास्त्र बना है जिसमें वो सारे सूत्र हों जो एक इंसानी रिश्ते को फ्लॉलेस यानी कि पूरी तरह से निर्दोष बना सके। सुधा, सुधा, अरे जयेश नहीं आया है। सुधा उठ ना बाबा, जयेश नहीं आया है। भाई काय को इतना चिल्ला रही है? पूरे चाल को उठाएगी क्या? बेटा नहीं आया, बेटा नहीं आया। अरे बाबा जयेश नहीं आया है। उसको फोन लगा उसको, देख ले कहाँ है। रुक मैं देखती हूँ। क्या हुआ? नहीं लग रहा है उसका फोन। क्या? जा मुकुल के पास जाना। आई, इतनी रात हो गई है। नहीं जाना है तो मैं जाती हूँ। आई रुक। नहीं मुझे जाना है। आई रुक, मैं जाती हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक माँ अपनी ही बेटी से इस कदर नाराज थी? ये केस जब परत दर परत खुलेगा तो रूबरू होगी एक ऐसी हकीकत जिसे जानकर आप तंग रह जाएंगे। मुंबई के उपनगर भयंदर का ये केस आपके सामने अपराध की एक ऐसी तस्वीर पेश करेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। हेलो बबलू मामा, मैं सुधा बोल रही हूँ। जयेश आया क्या वहाँ पे? नहीं है, नहीं कुछ नहीं। वो बोल रहा था मुझे कि इस हफ्ते आपके यहाँ आने वाला है, तो मुझे लगा शायद आपके यहाँ आया होगा, इसलिए फोन किया। ठीक है।
वो वहां पे भी नहीं है। अरे क्या हुआ, मिला? नहीं। कुछ पता चला? हाँ, सनी से बात की। वो कह रहा था कि जयेश भाई कल शाम को 6 बजे वहां से निकल गए थे, और मैंने बाकी दोस्तों से भी पूछा, किसी को कुछ नहीं पता है। मुझे बिना बताए आज तक वो कभी बाहर नहीं गए। आई, शांत हो आई। मैं तो कहता हूँ आप लोग पुलिस के पास जाओ, मैं 1-2 जगह और देखता हूँ। जयेश गणेशपुरी नाम है साहब, उसका खुद का जिम है और उसी जिम में वो ट्रेनर भी है। जिम का नाम क्या है? एक्सरसाइज ऐसा ही कुछ नाम है साहब। साहब वो कल सुबह से जिम गया है, अभी तक नहीं लौटा, और हमें बताया भी नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। फोन भी नहीं किया और अब उसका फोन भी नहीं लग रहा था। हमने लगभग सारे दोस्तों को पूछ लिया, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि जयेश गया कहाँ है। ऐसा कभी हुआ नहीं है साहब। एक ही लड़का है मेरा, पूरी घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर है साहब। फोटो लाए हैं उसका? हाँ साहब। आप लोग आइए हमारे साथ। क्या हुआ साहब? जयेश अपने घर का इकलौता कमाने वाला जिम्मेदार सदस्य था। आखिर किसने एक सीधे साधे इंसान को मौत के घाट उतार दिया था? जयेश और लड़की के बदन पर भारी चोटों के निशान थे। लड़की के साथ घिनौना अपराध होने के भी संकेत थे। क्या है इन दोनों हत्याओं के पीछे का राज? संतोष, ये आई, टिफिन दे। ओ आली, अरे कल आए थे कि नहीं? क्या है? 2 दिन से वैशाली का फोन नहीं आया। अरे जाके जरा पता कर, मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। अगर तुमको इतनी चिंता है तो खुद जाके ढूंढो ना उसे। यार टिफिन दो ना। ओ आली, अरे देख क्या बड़बड़ा रहे, वैशाली वैशाली कर रहे हैं और बोल रहे उसको फोन लगा। और कोई काम नहीं है क्या मुझे? ओ तुम ही पन्ना, दिखता नहीं वो काम पे जा रहा है। ए तू घे जामी बत्ते हला। रात्री तिचाच फोन आला होता ना, क्या बोल रही थी वो? अरे पता नहीं क्या बड़बड़ कर रही थी। मर चुकी है वो हमारे लिए। झोंक तिकड़ा गपचुप। ओ फोन तो दे, मैं फोन करता हूँ। घे खुद ही ले ले। अरे देना। गिर गया मैं, उछल उठा मुझे। हे देवा, कब मरेगा ये? मर तिकड़ा। चल चल। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि पूछताछ करने के लिए ठीक टाइम नहीं, लेकिन आपने बताया था कि जयेश की अपनी जिम थी जहाँ वो खुद ही ट्रेनर था। क्या उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी, कोई लफड़ा या कुछ और? नहीं साहब, वो बहुत ही अच्छा लड़का था, किसी के साथ दुश्मनी नहीं साहब। अच्छा, उसका किसी से कोई अफेयर था या प्यार? नहीं साहब, वो बहुत ही जिम्मेदार और सुलझा हुआ लड़का था। वो ये सब चक्कर में नहीं पड़ता था। कोई तो ऐसा होगा जिसकी जयेश से नहीं जमती थी, कभी कोई झगड़ा हुआ हो, उसने आपको बताया हो या आपको खुद ही पता हो? साहब, उसका सिर्फ झगड़ा मेरे पति आशुतोष के साथ था। किस बात पे हुआ था झगड़ा? वो ये सब चक्कर में नहीं पड़ता था। कोई तो ऐसा होगा जिसकी जयेश से नहीं जमती थी, कभी कोई झगड़ा हुआ हो, उसने आपको बताया हो या आपको खुद ही पता हो? साहब, उसका सिर्फ झगड़ा मेरे पति आशुतोष के साथ था। किस बात पे हुआ था झगड़ा? साहब, आशुतोष की और मेरी शादी लव मैरिज हुई थी, लेकिन शादी के बाद आशुतोष एकदम बदल गया साहब। जयेश को पहले से ही शक था आशुतोष मुझे मारता पीटता है। जब ये सब उसने अपने आंखों के सामने देखा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ सर। वो मुझे उसी वक्त घर ले गया। जयेश पर बहुत जिम्मेदारियां थी साहब, अपनी बीमार माँ, अपनी छोटी बहन किरण की शादी। साहब, वो हम सब के बारे में बहुत सोचता था। भगवान करे ऐसा भाई मुझे हर जन्म में मिले। अच्छा, आप अपने घर में रहने कब से आई हैं? 6 महीने हो गए साहब। ठीक है, आप जा सकते हैं। निशानदार,
इस आशुतोष की कुंडली निकालो। सुधा ने जो बताया उससे ये लगता है कि ये आशुतोष एक शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है और इसके पास मोटिव भी है जयेश को मारने का, क्योंकि जयेश सुधा को अपने घर ले आया था। सर लेकिन अगर मारना ही होता तो 6 महीने इंतजार क्यों करता, उसी वक्त कुछ कर देता। हो सकता है कि आशुतोष ने अपने मन ही मन ये ठान लिया था कि जयेश को अपने रास्ते से हटा देगा। निशानदार, जिम और मोहल्ले में पता करते हैं, वहीं से सारी बातें साफ होंगी। चलो। कैसा लड़का था जयेश? सर जयेश बहुत अच्छा लड़का था। जयेश का कभी किसी से झगड़ा हुआ था क्या? जयेश और झगड़ा ऐसा हो ही नहीं सकता साहब, वो तो अपने काम से काम रखता था, उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। हम सबके लिए भाई जैसा था वो, दिल से भी बहुत अच्छा था वो। सर जयेश से कभी मदद मांगनी ही नहीं पड़ती थी, पता नहीं कैसे उसे पता चल जाता था, वो मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। जयेश जैसा लड़का आजकल की दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। सर ऐसा समझो कि जयेश भाई थे तो ये जिम था, सबसे उनकी बहुत अच्छी बनती थी। सर जिम के खुलते ही उनके नाम पर 40 लोगों ने जिम ज्वाइन कर लिया, इतना अच्छा समझाते थे फिटनेस के बारे में। हाँ ऐसे नहीं, फुल फोकस, फुल एनर्जी। ओके देखो, हमें बॉडी के हिसाब से नहीं बल्कि बॉडी को अपने हिसाब से रखना चाहिए। यू नो व्हाट पिंकी, फिटनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। अगर तुम सही तरीके से एक्सरसाइज करोगी, फोकस्ड रहोगी तो हमेशा फिट रहोगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। इन लोगों से पूछताछ से जयेश की जिंदगी का एक पहलू हमारे सामने आ चुका है, लेकिन उसकी जिंदगी का कोई दूसरा पहलू जरूर है जो अभी तक सामने आना बाकी है। सर शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जयेश की मौत ब्रेन हेमरेज से हुई है, और सर जिस तरह की चोट है उसे देख के लगता है कि इसे घात लगाकर मारा गया होगा। हो सकता है किसी से पुरानी दुश्मनी रही हो। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में सभी ने जयेश की तारीफ की है, बस एक आशुतोष है जिससे जयेश की नहीं बनी। तेरी पत्नी सुधा कहाँ है? सर वो तो अपने मायके गई है। मायके गई है या मारपीट के भेजी है तूने? और वो जयेश, जयेश कहाँ है? साहब वो तो अपने जिम में होगा ना। जिम में? जिम में नहीं है, उसका खून हो गया है। खून? हाँ, और ये भोलेपन की एक्टिंग मत कर हमारे सामने, समझा? हमें सब पता है। सच सच बोल, तेरा लफड़ा हुआ था ना जयेश के साथ, तूने ही मारा है ना उसे? मैंने जयेश को नहीं मारा साहब। सर बहुत दिन से तो मैं उससे मिला भी नहीं हूँ। मिला नहीं तो क्या हुआ? उसके नाम की सुपारी दी होगी किसी को। बोल, किसको दी थी सुपारी उसके नाम की? बोल। अरे साहब ये क्या बोल रहे हैं आप? उसको मारने के लिए ना मुझ में हिम्मत थी ना ताकत, वो मेरे औकात से बाहर था साहब। हमें बताए बिना शहर के बाहर मत जाना। वैशाली कहाँ गई रे तू? तेरे अपाहिज बाप। पापा, हाँ पापा ये देखिए। अरे 2 महीने लगे लेकिन आखिर ट्रस्ट वालों ने दे ही दिया। अब टेंशन की कोई बात नहीं है। पूरा दिन ऐसे लेटे लेटे उब जाते हैं ना, पर अब कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको रोज इस पे घुमाऊंगी और एक बार मेरी नौकरी लग जाए आपको अपने साथ लेके जाऊंगी। बेटा चिंता मत कर, वो है ना मेरा बाप्पा, ए गणपति बाप्पा, सुखी रखेगा तेरे को बेटा। बाबा अब व्यक्ति है तू। ए वैशाली, ए वैशाली। इसकी फोटो आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और आसपास के मंदिरों में इसकी फोटो दिखाकर पूछताछ करो। आसपास की बस्तियों में भी पूछो, शायद कोई इसे जानता हो। और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर पुलिस मौका वारदात से मिली डायरी से जुड़ी हर छानबीन कर रही थी। शहर के कोने कोने में उसकी तस्वीर भी लगाई गई थी ताकि जल्द से जल्द उस लड़की की शनाख्त हो सके। सर जयेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार है। डॉक्टर का फोन आया था, आपसे बात करना चाहते हैं। चलो। विक्टिम की पूरी बॉडी पे चोट के काफ़ी निशान हैं, इसलिए हमने डिसाइड किया कि इसका एक्सरे कराएं। और एक्सरे कराने से हमें पता चला कि काफ़ी अंदरूनी चोटें हैं। कुल मिला के काफ़ी इंजरीज हैं।
जयेश खुद जिम का ट्रेनर था और कराटे चैंपियन भी। उसे इस तरह कोई मार सकता है, यह एंगल मेरे गले नहीं उतर। लेकिन इतना जरूर है कि जयेश की जिंदगी का कोई दूसरा पहलू भी है। साहब नारियल तो देखा होगा आपने, अपना जयेश भी एकदम नारियल माफी की था, ऊपर से एकदम सख्त और अंदर से नर्म। साहब झगड़ा तो दूर की बात, कभी किसी को पलटकर जवाब भी नहीं दिया। मुकुंद, तुम जयेश के सबसे करीबी थे, कभी कोई ऐसी बात जो जयेश ने तुम्हें बताई हो या तुमने खुद नोटिस की हो? साहब ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था, लेकिन हाँ एक चीज नोटिस की थी साहब, वो मैसेज में बात करता था मोबाइल। क्या हुआ, किसको अकेले अकेले मैसेज कर रहा है? कुछ नहीं यार, ये बस ऐसे ही। मुझे कुछ काम है, मैं मिलता हूँ तुझे, ठीक है? क्या बात है, प्रॉब्लम है क्या? चलना बैठते हैं। नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साहब मुझे बड़ा अटपटा सा लगा था, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं था। कभी उसकी किसी से कोई लड़ाई हुई थी, कोई बहस, चाहे छोटी मोटी से? साले देख लूंगा तुझे। बाद में उस लड़के के साथ जयेश की दोस्ती हो गई थी, पता नहीं कैसे, पर उसे कई बार जयेश के साथ देखा गया था और उसने हमारे साथ जिम खुलवाने में मदद भी की थी। एक पल में दुश्मनी और दूसरे पल में दोस्ती। नाम क्या है इस दोस्त का? साहब वीरेंद्र नाम है उसका। सर वीरेंद्र शहर के बाहर है, मैसेज छोड़ दिया है। और सर ये रही उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। मुझे लगता है जयेश और इस लड़की के केस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। दोनों को बड़ी बेरहमी से मारा गया है और दोनों की बॉडीज भी आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिली है। लड़की की मौत जयेश के मौत से तकरीबन 6 घंटे बाद हुई। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जहां से हमें जयेश की बॉडी मिली वहां पे जयेश और ये लड़की दोनों आपस में मिले हो सकता है किसी ने उन्हें वहां पर देख लिया हो और किसी बात पर उन लोगों का झगड़ा हुआ हो और जयेश को मारने के बाद हत्यारों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया और उसको कहीं और फेंक दिया। निशानदार, इस लड़की की फोटो जयेश के दोस्तों और मोहल्ले वालों को दिखाओ, शायद किसी ने इस लड़की को जयेश के साथ देखा। लड़की की शिनाख्त की कोशिशें तेज कर दी गई थी। आसपास के सभी इलाके बड़ी बारीकी से छाने जा रहे थे। एक सीधे साधे और जिम्मेदार इंसान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई सनसनीखेज सच सामने आए थे जो यकीन से परे थे। क्या जयेश कुछ छिपा रहा था? क्या चल रहा था उसकी जिंदगी में? ऊपर से शांत दिखने वाले जयेश के अंदर क्या तूफान पनप रहा था? उस लड़की से उसका क्या कनेक्शन था? इस डबल मर्डर केस की पुलिस बड़ी बारीकी से जांच कर रही थी, लेकिन पेचीदगियां सुलझने का नाम नहीं ले रही थी। अब तक संदिग्ध लोगों में सिर्फ आशुतोष ही उभर कर सामने आया था। क्या वाकई उसने अपनी दुश्मनी निभाई थी? क्या जयेश की मौत आशुतोष के बदले की शक्ल में सामने आई थी? सर मैंने जयेश के जानने वाले सारे लोगों से पूछताछ की, लड़की की फोटो भी सबको दिखाई और जयेश का कॉल रिकॉर्ड भी वापस से क्रॉस चेक किया सर। मामला बिल्कुल क्लीन है, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं सर। हेलो सर, वो डायरी वाले लड़के का पता चल गया। गुड, हम लोग आ रहे हैं। जी सर। सर डायरी वाले का पता चल गया। गुड, चलो। सर वो रहे दोनों। रुक साले, रुक, 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 भाग, रुक, मिसाइल भाग, भाग जल्दी। भाग, भाग जल्दी भाग। रुक, रुको। पहचानता है इस डायरी को? हाँ साहब, ये मेरी डायरी है साहब। तूने रेप किया था उस लड़की का? हाँ तूने रेप किया ना? क्यों मारा दोनों को? बोल, कैसा जानता दोनों को? बोल। दोनों को सब, वहां तो वो लड़की अकेली पड़ी थी साहब। और साहब हम वहां से चले गए साहब, लेकिन फिर भी वो लड़की जिंदा थी साहब। तुम लोगों की वजह से उस लड़की की जान चली गई। शर्म आती है तुम्हें इंसान कहते हुए? तुम्हारी जगह कोई जानवर भी होता ना तो तरस खा के मदद करता उस लड़की की। तुम लोगों की वजह से मर गई हो। पहचानता है इसको? नहीं साहब। 2 मिनट के मजे के लिए ना अब सड़ना सारी जिंदगी जेल में। सब गलती हुई सर, सब गलती हुई साहब। सर अब तक ना ही किसी ने इस लड़की को पहचाना है और ना ही कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाने आया। हमने हर तरह से पूछताछ की, लेकिन ये लड़के रेप के अलावा कुछ एडमिट नहीं कर रहे। अगर इन लोगों ने जयेश को नहीं मारा है, फिर जयेश को किसने मारा है? और ये लड़की वहां कहां से आई? किसने अधमरी हालत में लड़की को वहां फेंका?
क्या कनेक्शन हो सकता है जयेश का इस लड़की के साथ? अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो कहीं ऐसा तो नहीं इस लड़की की वजह से जयेश को मारा गया हो और जयेश की वजह से इसे? लेकिन सर ये लड़की है कौन, अभी तक तो हमें ये भी नहीं मालूम। ठीक है, रहो निशानदार, अपने पूरे खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट कर दो, कहीं ना कहीं से कुछ हाथ जरूर लगेगा। और वो वीरेंद्र आया क्या? सर कांस्टेबल तैनात है, आते फोन हो जाएगा। गुड। तू आजकल फोन पे ज्यादा चिपकने लगी है। तुझे क्या मतलब है? तो अपने काम से काम रखना। क्या बोली? यही कि तू अपने काम से काम रख, मेरी जिंदगी में ज्यादा दखल मत दे, समझी? तेरा दिमाग है ना ज्यादा चलने लगा है। अगर जयेश होता ना तो इस ढंग से मेरे से बात नहीं करती तू। आई जयेश के साथ मृत पाई जाने वाली लड़की का अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस पूरी शिद्दत से उसके परिवार तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। सर जयेश की मां गुजर गई। कैसे? दिल का दौरा पड़ा था। अपने बेटे की मौत का सदमा लगा होगा उन्हें। हेलो, ठीक है सर। वीरेंद्र जिससे जयेश का झगड़ा हुआ था वो आ गया। चलो। वीरेंद्र पाटिल, आइए सर बैठिए। इट्स ओके। जयेश गणेशपुरा को तो जानते ही होंगे। जी सर, अच्छे से जानता हूँ। मैं बैंकॉक गया हुआ था और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से वापस आया हूँ। और आते से ही मुझे पता चला कि उसके साथ ऐसा हादसा हुआ है और उसकी माँ भी चल बसी है। बड़ा ही अच्छा बंदा था सर। तुम्हारा तो झगड़ा भी था ना उसके साथ? सर आप भी क्या बचपन की बातें लेकर बैठे हैं सर, ये तो बहुत पुरानी बात है। उस झगड़े के बाद तो सॉरी यार, कल गुस्से में कुछ ज्यादा ही, कुछ दिल पे मत लेना है। एक्चुअली तू सही था, मैं गलत था। इट्स ओके। मुझे दुश्मनी नहीं पालनी। दुश्मनी का तो कोई सवाल ही नहीं है। वो मैंने भी सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट किया था। तो फिर दोस्ती पाल लेते। श्योर। वीरेंद्र, जयेश से जिम शुरू करना था। मैंने पैसे लगाए और उसने मेहनत, और हम दोनों पार्टनर बन गए। वो जिम शुरू करने के लिए मैंने 10 लाख रुपए जरूर लगाए थे, लेकिन वो जिम सिर्फ और सिर्फ जयेश का था। वो चलता था तो सिर्फ जयेश के वजह से। अब पता नहीं मैं सुधा दीदी से कैसे मिलूंगा, मिलके क्या कहूंगा, समझ भी नहीं आ रहा। ठीक है ईशानदार, रेलवे पुलिस से संपर्क करो, उस जगह पर दोबारा से छानबीन करो, शायद कुछ हाथ लगे। सर रेलवे ट्रैक के पास ये बैग मिला है और बैग में ये आईडी थी। आखिरकार उस लड़की के बारे में उन्हें पता चल गया, उसका नाम सामने आया, वैशाली। तो क्या अब पुलिस को उनके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे? क्या जयेश और इस लड़की का कनेक्शन सामने आ जाएगा? नाटक लाउन ठोले, क्या नाटक लगा रखा है? तुझे भी कुछ दिनों में तेरी लड़की के पास ही जाना है। 1 मिनट। है क्या साहब? ये इस लड़के को पहचानते हैं आप? जहां से वैशाली की लाश मिली उससे थोड़ी दूरी पर इसका भी मर्डर हुआ। आप पहचानते हैं इसे? नहीं साहब, मैं नहीं जानती इसको। तो फिर आप वैशाली के बारे में बताइए। आखिरी बार उसका कॉल आपको ही आया था, क्या कहा था उसने? काय बोलना साहब, बोल रही थी बाबा मुझे बचाना, बाबा वो लोग। आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो किस मुसीबत में है, क्या कहना चाहती है? मला क्या माहिती साहब, वो क्या कहना चाहती थी, वो किस मुसीबत में थी। फोन ही कट हो गया। अच्छा आप वैशाली के बारे में बताइए, वो क्या करती थी, कहाँ जाती थी? पागल थी वो क्या करती थी साहब, कहाँ जाती थी, किसी को कुछ मालूम नहीं है। यहाँ तक कि वो हर काम अधूरा करती थी, पढ़ाई अधूरी, नौकरी अधूरी, यहाँ तक कि उसकी शादी भी अधूरी रह गई थी। कैसे नहीं करेगी शादी तू? आई, मैं नहीं करेगी शादी, मेरे को नहीं करनी है शादी। शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। अरे भाई, अरे का पीछे पार्टी लगले? अरे नाही तिला लग्न करायचं तो मत करने देना शादी। बसा तुम्ही मधी मधी बोलू नका, कळलं ना? शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। मेरे से पूछा किसी ने? पूछने की क्या जरूरत है?
उम्र हो गई है तेरी शादी की। तो तेरा भाई आया ना बाबा, तो वो तुझे बराबर बताएगा तू शादी करेगी या नहीं करेगी। बेटा साहब भले ही मैं उसके ऊपर चिल्लाई, मगर उसकी भलाई के लिए मैंने उसे बहुत समझाया, मगर वो भाग गई। अरे चुप करो, कितना खासोगे? दिखता नहीं मैं बात कर रही हूँ। सबको मौत आती है, तुम्हें नहीं आती। अपनी लड़की के पास जाना है क्या अभी? 1 मिनट, पहले आप पानी पिलाइए, उसके बाद बात करेंगे। जाइए पानी लेके आइए। क्या दुनिया को मौत आती है, पता नहीं तुझे कब आएगी, कब मेरे से पीछा छोड़ेगा। आपका दिमाग तो ठीक है, कोई इस तरह पानी देता है अपने पति को? मुझे बहुत काम है, मुझे अंदर खाना बनाना है। मैंने जो बताना था बता दिया। अब वैशाली के बारे में कुछ बताना चाहते थे? जी सर, मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये दोनों माँ और बेटे उसको बहुत मारते थे साहब। उसको बेचना चाहते थे साहब। क्यों रे? आई बोल रही थी तू शादी नहीं करेगी, नहीं करेगी शादी तू? नहीं करेगी। बहुत हिम्मत है तेरे में, अभी पर काटता हूँ तेरे में। उसी दिन रात को वो मेरे पास आई। बाबा मेरे को नहीं करनी है शादी, और उस आदमी से तो बिल्कुल भी नहीं। बाबा कुछ कीजिए ना। तो मेरे पास कुछ थोड़े बहुत पैसे थे, मैंने उसको दे दिया और कहा जा यहाँ से तू। जयेश और वैशाली को बुरी तरह से टॉर्चर करके मारा गया था। जयेश का दूसरा पहलू सामने आ गया था, जहां एक तरफ उसकी साफ सुथरी छवि थी, वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल उससे उलट मारपीट, लड़ाई झगड़े के किस्से। जयेश के बदन पर वो घाव, वो इंजरीज किस तरफ इशारा कर रहे थे? जयेश के मामले में ना तो अब तक कोई लव अफेयर का एंगल सामने आया था और ना ही किसी गहरी दुश्मनी का। वैशाली की मौत की गुत्थी भी अब तक अनसुलझी थी, जिसे सुलझाने में पुलिस को नाकों चने चबाने पड़ रहे थे। लेकिन इन दोनों ही केसेस में पुलिस पूरे संयम के साथ अपनी कोशिश कर रही थी। सर, वैशाली के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसकी सबसे ज्यादा बातचीत किसी रुखसाना नाम की लड़की से होती थी। सोशल नेटवर्किंग साइट पे काफी सारी फोटोग्राफ्स हैं दोनों की। बुलाओ सर। अच्छा बताइए, उसका किसी के साथ कोई अफेयर था या किसी से कोई दुश्मनी? सर उसके दुश्मन तो उसके माँ और भाई थे, बाकी वो बहुत केयरिंग और अच्छी लड़की थी सर। रुखसाना, मेरा पहला चेक वैशाली शिर्के 12,000 ओनली। फाइनली मिल गया तेरा पहला चेक। अब तो एक काम कर, जल्दी से शादी कर ले। नहीं यार, 12,000 में क्या होगा? अभी तो पहले मुझे जल्द से जल्द पापा को यहाँ लेके आना है, फिर उसके बाद कोई समझने वाला लड़का मिला तो कर लेंगे शादी भी। सब अपने बाबा के लिए बहुत इमोशनल थी सर, और सबकी मदद करती थी। कोई उससे मदद मांगे तो कोई मना नहीं करती थी सर। अच्छा, उसका कोई बॉयफ्रेंड था? इसे जानती हो? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानती सर। उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था सर। ठीक है, आप जा सकती हैं। क्यों मारा वैशाली को, और उस रात तू कहाँ था? सर, मैंने नहीं मारा है उसे, मैं तो उस रात अपने दोस्त के घर पर था। झूठ मत बोल। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई शपथ। कौन है ये दोस्त? कहाँ रहता है? रहता है नहीं, रहती है। रहती है मतलब? लड़की है, उसका नाम गीता है सर। मैं गीता से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो अमीर घर से है, इसलिए पैसे कमाने के लिए दुबई जाना चाहता हूँ, और एजेंट को पैसे भी देने थे इसलिए। पैसे नहीं थे हमारे पास, तभी वैशाली का शादी का रिश्ता आ गया। वो लोग पैसे देने के लिए तैयार थे, उम्र में बड़ा था वो उससे। लेकिन वैशाली किसी भी कीमत पर मानने के लिए राजी नहीं थी सर। अरे साहेब, मरना था तो कम से कम शादी तो करके मर जाती, अपने भाई की जिंदगी संवार जाती। पगली कहीं की। शर्म आती है तुम जैसे लोगों को देखकर। तुम लोगों ने तो रिश्तों की परिभाषा ही बदल दी। इससे गीता का एड्रेस लो और उसे लेके आओ। यस सर, उस रात संतोष मेरे साथ ही था। ये बात सच है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप संतोष को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। सर, ये रुखसाना तो जयेश के बारे में कुछ जानती नहीं है, और उधर जयेश के घर वाले और दोस्त वैशाली के बारे में कुछ नहीं जानते। सर, मैंने दोनों के कॉल रिकॉर्ड को बारीकी से चेक किया, दोनों के बीच में कभी कोई कॉल और मैसेजिंग नहीं हुई। फैक्ट्स और इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं था, लेकिन अगर हमें जरा सा भी शक हो तो चेक जरूर करना चाहिए। जयेश का पूरा घर दोबारा छान मारते हैं, शायद कुछ हाथ लगे। सर,
हमें जयेश के कमरे की तलाशी लेनी है। फ्लैट की खरीदारी के पेपर्स 15 लाख। जयेश ने 15 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा था। जयेश ने आपको बताया कि ये 15 लाख रुपए वो कहां से लाया था? नहीं साहब, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। आपकी बहन किरण कहाँ है? उसने शादी कर ली है, वो घाटकोपर में रहती है। नवीन एस्टेट एजेंट, थैंक यू। जी हाँ सर, फ्लैट के सारे पैसे उसने कैश में दिया था और वो रजिस्ट्रेशन के लिए आने भी वाला था, मगर आया नहीं, पता नहीं। इतना कैश? पता लगाना होगा कि उसने किसी से उधार लिया था क्या? सर हो सकता है किसी से उधार लिया और उसी चक्कर में सब खून हुआ। लेकिन बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। इतना बड़ा कैश उसे उधार दे कौन सकता है? मिस्टर वीरेंद्र, जयेश आपका दोस्त था। आपने उसे घर खरीदने के लिए 15 लाख रुपए दिए या नहीं दिए? सर मैंने आपसे कहा था ना सर कि मैंने उसे सिर्फ जिम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे। उसने कभी मुझसे फ्लैट खरीदने के लिए तो पैसे मांगे ही नहीं। मांगे होते तो शायद दे भी देता सर। इतना पैसा लगाया तुमने जिम पर, तुम पार्टनर भी थे, तो कोई रिटर्न एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया? हम दोनों तो दोस्त थे सर, और मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। हम दोनों तो जुबान के बहुत पक्के थे। वैसे भी हमारा सारा कारोबार तो जुबान पे ही चलता है ना सर। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। निशानदार, एक बात मुझे हजम नहीं हो रही। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जयेश अपनी हर चीज में बिल्कुल परफेक्ट था, पक्का और साफ सुथरा। हर चीज को रिटर्न में लेता था वो। फिर इस जिम के लिए ना तो उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और ना ही कोई एग्रीमेंट, और 15 लाख रुपए कैश। सर मुझे तो इस वीरेंद्र पे शक हो रहा है, क्योंकि बिना हिसाब किताब के लेन देन यही करता है। ये वीरेंद्र जरूर कुछ ना कुछ हमसे छिपा रहा है। अपना एक कांस्टेबल सिविल ड्रेस में 24 घंटे इसके पीछे रखो, इसकी हर मोमेंट पे नजर रखो। सर क्या बोलता है दीपक, कैसा है? क्या बोलते हैं भाई लोग? हेलो, कोई भागेगा नहीं। रुको, कोई भागेगा नहीं। पकड़ो, चलो चलो गाड़ी में चल, शुरू हो जा। सर से उस दिन सर ऐसी इलीगल फाइट होती थी सर, और इसमें काफी पैसे बनते थे। जिस दिन मेरे और जयेश के बीच में झगड़ा हुआ था ना सर, तब मैं उस दिन समझ गया था कि इसमें बहुत दम है और ये फाइटर बन सकता है। जयेश को पैसों की जरूरत थी, उसे अपने परिवार के लिए घर खरीदना था, इसलिए उसने फाइट शुरू की सर। वो पैसे उसने फाइट से ही कमाए थे सर। उसे अपनी बहन की शादी करनी थी सर। बैड लक सर, वो उसने मारा गया सर। अपने फायदे के लिए कितने लड़कों की जान को खतरे में डाल रहा है तू? जयेश मारा गया और वैशाली का खून कर दिया और दोनों के परिवारों को बर्बाद कर दिया। अब सड़ यहां। पैसा कमाने के नए नए तरीके हमेशा से ही आजमाए जाते रहे हैं, लेकिन इस होड़ में कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां इंसान की जिंदगी को खतरा हो सकता है। ऐसे अपराध न सिर्फ जुर्म को बढ़ावा देते हैं बल्कि इंसानियत के लिए भी खतरा है। नौजवानों से हमारी गुजारिश है कि वो इस तरह के खतरनाक खेल ना खेलें। जयेश ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए गलत तरीका चुना, जिसमें वो कामयाब तो हुआ लेकिन उसका सुख पाने के लिए वो जिंदा नहीं बचा। वैशाली की मां ने वैशाली को कभी अपनी बेटी समझा ही नहीं, उसे सिर्फ अपने बेटे से प्यार था।
अगर उसने अपनी बेटी में वो विश्वास जगाया होता, उसका साथ दिया होता, तो आज वैशाली जिंदा होती और उसका सहारा बनती। जिंदगी अनमोल है, इसे बेकार में ना गवाएं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।